हेलो एवरीवन, वेलकम टू neetuzhiindi.com। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है इसमें हम एनटीए मॉक टेस्ट के अभ्यास का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने मॉक टेस्ट 1 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेटली लगभग के करीब में 30 प्रश्नों का सिलसिलेवार तरीके से उसका सॉल्यूशन किया था। आज हम इसका भाग दो कर रहे हैं। भाग 2 में कुल मिला के हम 30 प्रश्न का अभ्यास करेंगे। यह जो है क्वेश्चन, ये सारे आपके एनटीए के द्वारा बनाई गई ऐप अभ्यास से ली गई है, जो कि लगभग 100 मॉक टेस्ट बनाया था जिन्होंने। पहला क्वेश्चन है कि कार्बन चक्र में जीवाणु की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, कार्बनिक यौगिकों का अपघटन और O2 का उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का अपघटन। अगर ये जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी बन सकता है और आपके 12th क्लास के कार्बन चक्र से भी बन सकता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पूछ रहा है कि जीवाणु किस में आता है। जीवाणु हमारे मोनेरा जगत में आता है। हाँ, मोनेरा जगत में आता है। जीवाणु में क्या क्या होते हैं? जीवाणु एक प्रकार का क्या है? अपघटक है। क्या है? अपघटन करता है, यानी कि ये अपघटन करता है, डिकम्पोज करता है। किसका डिकम्पोज करता है? पादप तथा जंतु के द्वारा जितने सारे चीजों को एक्सक्रीट किया जाता है या जितने सारे चीजों को छोड़ा जाता है उसका ये अपघटन का काम करता है। तो जीवाणु क्या है? एक प्रकार का अपघटक है। जीवाणु एक प्रकार का अपघटक है जो कि कार्बनिक यौगिकों को क्या करता है? विघटित करता है। वे पादप तथा जंतुओं के द्वारा उत्पादन को विघटित करता है और पर्यावरण में कार्बन को वापस भेज देता है। ये इसका हो गया थोड़े हट के तथ्यों के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का निकटतम संबंधी है। यह जो प्रश्न है आपके एवोल्यूशन यानी कि विकास की चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: चिंपैंजी, गोरिल्ला, गुटना और गिब्बन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो चिंपैंजी होगा। ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि मनुष्य के जो निकटतम संबंधी है उसे हम चिंपैंजी कहते हैं। अब सब क्यों है? क्योंकि जो चिंपैंजी है यह मनुष्यों के साथ उनके जीनोमिक स्तर पे 98% 98% क्या करती है? समरूपता को प्रदर्शित करती है। इसलिए मनुष्य के जो निकटतम संबंधी है वो कौन है? मनुष्य के निकटतम संबंधी हमारे चिंपैंजी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण के लिए जीवाणु कोशिका को पहले सक्षम बनाने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है, तो जो पुनर्योजन मतलब जोड़ने के लिए पहले जो जीवाणु कोशिका होती है उसको डीएनए के रूपांतरण के लिए जीवाणु कोशिका को पहले सक्षम मतलब जीवाणु कोशिका को पहले उस लायक बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को, इसका क्या अर्थ होता है? मतलब सरल भाषा में पूछ रखा है, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है उनकी उपापचयी अभिक्रियाओं में वृद्धि करनी हो चाहिए, उनकी उपापचयी अभिक्रियाओं को कम करना चाहिए, दक्षता में वृद्धि जिनके साथ डीएनए जीवाणु में प्रवेश कराता है और तीव्रता से विभाजित होने की क्षमता होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर सी है, यानी कि दक्षता में वृद्धि जिसके साथ डीएनए जीवाणु में प्रवेश करता है। तो इसका जो यह कोशिका जो जैसे कि इसका जो इससे थोड़ा हटके आंसर है, मतलब थोड़ी इसके बारे में जो तथ्य दिया गया है वो दिया गया है। जैसे कि डीएनए एक जलरागी अणु है। डीएनए क्या है? एक जलरागी अणु है। अब डीएनए में जलरागी अणु क्या है इसके बारे में जानिए। एक होता है जलरागी, एक होता है जल विरागी, यानी कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो जो डीएनए है ये जलरागी अणु है, यानी कि हाइड्रोफिलिक है। तो ये क्या करता है? यह कोशिका झिल्ली से
पारित नहीं हो सकता है क्योंकि यह प्रकृति में जल विरागी होते हैं। इसीलिए जीवाणु कोशिकाओं को डीएनए उत्ग्रहण के लिए योग्य बनाया जाना चाहिए, अर्थात वो सक्षम होते हैं किसके लिए? डीएनए पुनर्योजन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक महिला एक सामान्य दृष्टि वाले आदमी से शादी करती है तो उनके पुत्र होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये जेनेटिक में लिया गया है। जेनेटिक के जो जो एक प्रकार की देखने की वाली जो डिजीज होती है उससे लिया गया है ये क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन है कि एक जो मतलब महिला है वो मतलब वर्णता से ग्रसित है और वो एक नॉर्मल पुरुष है जो कि ग्रसित नहीं है, उससे शादी करती है तो उनके जो बच्चे होंगे, उनके बच्चे में क्या, उनके जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे, उनकी क्या होंगी, वो तो नॉर्मल होंगे या वर्णता से परेशान होंगे। तो ऑप्शन है इसका प्रकार आधे वर्णता तथा आधे सामान्य, 3/4 वर्णता तथा 1/4 सामान्य और सभी वर्णता और सभी सामान्य दृष्टि वाले। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी वर्णता होंगे, मतलब जितने भी इनके लड़के जन्म लेंगे वो क्या होंगे, उनमें दृष्टि दोष पाई जाएगी, मतलब वो कलर को पहचान करने में अक्षम होंगे, यानी कि कलर को पहचान नहीं कर पाएंगे। ये कलर ब्लाइंडनेस को बोलते हैं। वर्णता मतलब जो कलर होता है उनको वो पहचान में नहीं आता है। यदि चूहे के दोनों अंडाशय अलग कर दिए जाते हैं तो रक्त में किस प्रकार की हार्मोन की सांद्रता कम हो जाती है? तो चूहे के अंडाशय को निकाल फेंकना है। तो चूहे की अंडाशय को जब हम रिमूव कर देते हैं तो उसमें किस प्रकार की जो हार्मोन की उनके ब्लड में कमी हो जाती है, मतलब उसके कंसंट्रेशन की यानी कि सांद्रता की कमी हो जाती है उनके किसमें, ब्लड में। ऑप्शन है ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, एंड्रोजन और गोनाडोट्रोपिन स्रवण कारक। तो जो करेक्ट जो आंसर होगा इसका होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। तो ये इसका कंसंट्रेशन यानी कि इसका सांद्रण कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन फसलों को नए जगत से भारत के लिए लाया गया है? मतलब नए जगत से क्या हुआ कि भारत के साथ जो विदेश हैं तो विदेश भारत के लिए क्या हो गए, नए जगत हो गए, ठीक है। तो नए जगत से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसे भारत में लाया गया था? ऑप्शन है हमारे पास काजू, आलू, रबर, आम, चाय, रबर, आम, कॉफी। एक बात सोच लीजिए, आम का जो पौधा है ना वो भारत में ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो जो आम है मैंगोफेरा इंडिका इसका वनस्पतिक नाम है। तो वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगोफेरा इंडिका। तो देखिए आम जिस में होगा वो तो होगा नहीं, पहली बात एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए भैया। अब उसके बाद कॉफी है और काजू, आलू और रबड़ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो काजू, आलू और रबर क्या है, जो ये भारत के लिए नए देशों से लाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। फूल गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो है ना फूल गोभी का वानस्पतिक नेम नहीं दिया गया, ठीक है। ऐसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं एक बार। तो फूल गोभी का जो वानस्पतिक नेम है उसके लिए ऑप्शन है ब्रेसिका ओलेरिसिया, किस्मा कैपिटेटा, ब्रेसिका कैम्पेट्रिस, ब्रेसिका ओलेरिसिया किस्म बोट्रिटिस, ब्रेसिका ओलेरिसिया किस्म जेमीफेरा। यार बहुत टफ है पढ़ने में इनको, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि ब्रेसिका ओलेरोसिया किस्म बोट्रिटिस। ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत लंबा, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है बहुत लंबी है लेकिन इसकी जो है आंसर बहुत छोटी होगी, ठीक है। और आराम से पढ़ना है, बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या करना है, आराम से पढ़ना है। लिख रखा है कि पत्तियों में हरित लवक यानी कि पत्तियों में हरित रोग को क्या कहते हैं? क्लोरोसिस के लक्षण के आधार पर एक छात्र ने अनुमान लगाया कि यह नाइट्रोजन की कमी के कारण था। यह अनुमानी तभी सही हो सकता है जब हम यह मान ले कि पत्तियां पीलापन
पहले किसमें दिखाई देती है? मान ले कि पत्तियों का पीलापन पहले किसमें दिखाई देती है? एक बच्चा है, तुम्हारे जैसे एक स्टूडेंट को ले गया प्रयोगशाला में, ठीक है, बहुत सारे प्लांट है वहां पे, बहुत सारे पौधे हैं, उसमें से एक पेड़ में कि कुछ पत्तियों में हरित रोग लग गया है, यानी कि क्लोरोसिस लग गया है। छात्र का अनुमान है कि क्लोरोसिस का कारण क्या है? नाइट्रोजन की कमी है। तो यह अनुमान कब सही हो सकता है? जब यह मान ले कि पत्तियों का पीलापन पहले किस में दिखता है, मतलब उसमें बहुत सारी पत्तियां होंगी, कुछ पत्तियां नई होंगी, कुछ पत्तियां पुरानी होंगी, कुछ पत्तियां सबसे पुरानी होंगी। तो यह कैसे मान लेगा कि पहले किस में सबसे पीलापन दिखाई पड़ेगा? ऑप्शन है पुरानी पत्तियां, युवा पत्तियां, युवा पत्तियों के बाद परिपक्व पत्तियां और युवा पत्तियां के बाद पुरानी पत्तियां। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह पुरानी पत्तियां, यानी कि ए ऑप्शन। यह जो है ये प्लांट फिजियोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए यानी कि डुअल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन और थाइमिन की कुल मात्रा 60% है, यानी कि डीएनए में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन और थाइमिन की जो टोटल परसेंटेज है वो 60% है, तो डीएनए में ग्वानिन की मात्रा हो सकती है। तो डीएनए में क्या पूछ रखा है? ग्वानिन की मात्रा हो सकती है। ऑप्शन हमारे पास है 15%, 20%, 30% और 40%। तो चीरगॉफ रूल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे आपको। चीरगॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो एडेनिन की जो परसेंटेज होती है एडेनिन और थाइमिन की, वो 60/2 यानी कि 30% होती है। 30% होती है। यहाँ पे टोटल कितना बोल रहा है? टोटल परसेंट 60 बोल रहा है। ठीक है भैया, तो 60 बोल रहा है तो 7 का 2 भाग कर देंगे, हाँ, क्योंकि 2 है क्या? एडेनिन और थाइमिन, तो एडेनिन और थाइमिन का क्या हो जाएगा फिर? 30% हो जाएगा। ठीक है, अगला है ग्वानिन और साइटोसिन का, तो ग्वानिन और साइटोसिन का 40 का कर देंगे 40/2, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20, यानी कि 20% जो है ये ग्वानिन की मात्रा होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कालाजार रोग के वाहक होते हैं, मतलब जो कालाजार एक प्रकार की रोग होती है उसके वाहक होते हैं, मतलब उसको फैलाने वाले कौन से ऐसे मैकेनिकल कैरियर हैं, यानी कि जो यांत्रिकी कैरियर होते हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन है सैंड फ्लाई, मक्खी, जू, खटमल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई एक प्रकार का मैकेनिकल कैरियर है, यानी कि कालाजार का एक रोग वाहक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज वो एंजाइम होते हैं, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज वो एंजाइम होते हैं, मतलब प्रतिबंधित यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में पूछा है, इसका डेफिनेशन पूछ रखा है। ऑप्शन है डीएनए अणु के भीतर विशिष्ट जगहों पे काटने का कार्य करता है, डीएनए लाइगेज के बंधन के लिए विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानने के लिए कार्य करता है, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की क्रिया को प्रतिबंधित करता है, और डी ऑप्शन है डीएनए के अणु के सिरों को न्यूक्लियोटाइड को डीएनए अणु के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटा देता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, यानी कि ये डीएनए अणु के भीतर विशिष्ट जगहों से काटने का कार्य करता है, यानी कि ये एक प्रकार से कैंची यानी कि सीजर जैसा काम करता है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा की पहली पंक्ति है, सुरक्षा की पहली पंक्ति है किसमें? किसी भी प्राणी में सुरक्षा की पहली पंक्ति, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग से लिया गया है, इसलिए इम्यूनिटी एक टॉपिक आती है, रोग प्रतिरक्षी तंत्र यानी कि ह्यूमन डिफेंस सिस्टम, मानव सुरक्षा तंत्र। तो पूछ रखा है पहली पंक्ति होती है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूछ रहा है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है उसे हम कहते हैं, ऑप्शन है हमारे पास प्रतिरक्षा, WBC,
त्वचा और यकृति। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी कि त्वचा जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करते हैं। हमारे कान में जो वैक्स होते हैं, जो गूंज होती है हमारी, वो भी फर्स्ट लाइन डिफेंस के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा पैपिला मानव की जीभ में स्वाद कलिका की बनी होती है। यानी कि पैपिला के बारे में पूछ रखा है कि पैपिला की जो होती है वो कैसे बनती है, किस जीभ में पैपिला मानव जीभ में स्वाद कलिका बना होता है। ऑप्शन है परिभित्तिक, कवक रूपी, तर्क रूपी और तंतु रूपी। जो 4 या 3 प्रकार के होते हैं हमारे टेस्ट बोर्ड्स जो होते हैं, फिलीफॉर्म होती हैं, फंगी फॉर्म होती हैं और एक और होती है सर्कमवैलेंट पैपिले होते हैं। तो ये पूछ रखा है जो क्या देती है हमें जीभ में स्वाद कलिका बनी होती है, किसकी बनी होती है स्वाद कलिका। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो तंतु रूपी, यानी कि डी ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, एटीपी संश्लेषण के लिए रसोपरासरणी क्रियाविधि के अनुसार एटीपी संश्लेषण के लिए उत्तरदायी यानी बल कारक है। यानी कि एटीपी संश्लेषण में जो रसोपरासरणी क्रियाविधि होती है उसके अकॉर्डिंग एटीपी संश्लेषण के लिए कौन सा बल या कारक उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन है झिल्ली के बीच विभव, प्रोटॉन प्रेरण बल, विद्युत वाहक बल और रेडॉक्स विभव। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा प्रोटॉन प्रेरक बल। प्रोटॉन प्रेरक बल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अभिसारी विकास किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अभिसारी विकास किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाता है। यह विकास की चैप्टर 12वीं कक्षा में आपको पढ़ना है, वहां से लिया गया है। ऑप्शन है डॉगफिश और व्हेल, चूहा और कुत्ता, जीवाणु और प्रोटोजोआ, स्टारफिश और कैटल फिश। अभिसारी विकास के बारे में पूछ रखा है। तो अभिसारी विकास जो है वो डॉल्फिन और व्हेल में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, डॉल्फिन में और इसमें देखा जाता है। अभिसारी विभाग विकास की हम एक बार थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो असंबंधित जीव द्वारा कार्यात्मक रूप से सामान्य समरूप संरचना के स्वतंत्र निर्माण को अभिसारी विकास कहा जाता है। अभिसारी विकास किसे कहेंगे, असंबंधित जीवों द्वारा कार्यात्मक रूप से समरूप संरचना के स्वतंत्र निर्माण को अभिसारी विकास कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक रूप से सही है। यानी कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक रूप से सही है। यानी कि पूछ रखा है, जो कुछ हमारे पेयर दे रखे हैं बॉडी के बारे में और पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा शारीरिक रूप से सही है। जत्रुक जो है यह 3 जोड़ी में, लार ग्रंथिया 1 जोड़ी में, कपाल तंत्रिका 10 जोड़ी में और प्लावी पसलियां जो है वो 2 जोड़ी में। ये तो गलत है क्योंकि 3 पेयर में सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन भी गलत है, यानी कि सी ऑप्शन भी गलत है। कपाल तंत्रिका भी 10 जोड़ी में नहीं पाई जाती है और जातरुक 3 जोड़ी में भी नहीं पाई जाती हैं। जात्रक जो होता है वह 1 जोड़ी में होती है, लार 3 जोड़ी में होती है लार ग्रंथि, और जो कपाल तंत्रिका होती है वह 12 जोड़ी में होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि प्लावी पसलियां जो होती है ये 2 जोड़ी में पाई जाती हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है गुणसूत्र में तर्क तंतुओं के संलग्न का स्थल होता है। यानी कि गुणसूत्र में जो तर्क जो तंतु होते हैं उसमें संलग्न के स्थल को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है गुणसूत्र बिंदु के किनार पे, द्वितीयक संकीर्णन के बाद, अंतःखंड के पास, गुणसूत्र के भीतर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह गुणसूत्र बिंदु के किनारे पे पाया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बोल रखा है यदि
कट जाए, यदि संयुग कट जाए या टूट जाए तो क्या होगा, यानी कि स्नायु कट जाए, यार बहुत टफ हिंदी है, मुझे भी नहीं आता कभी कभी समझ में। स्नायु कट जाए, स्नायु कट जाए तो टू या टूट जाए तो क्या होगा, ऑप्शन है अस्थियां संधि पर स्वतंत्र रूप से गति करेगी, यानी कि जो ज्वाइंट होंगे वह फ्रीली मूवेबल हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्र रूप से गति करेगी, संधि पर कोई गति नहीं होगी, अस्थियां स्थिर हो जाएंगी, अस्थाई स्थिर हो जाएंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह अस्थियां स्थिर हो जाएंगी, यानी कि अस्थियां क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, यानी कि स्थिर हो जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रखा है कि बायोगैस में सम्मिलित होते हैं, यानी कि बायोगैस के जो संगठक हैं उसके बारे में पूछ रखा है। 30 से 40% मीथेन, 50 से 70% CO2, 50 से 70% मीथेन और 20% मीथेन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बायोगैस में 50 से लेके 70% तक मीथेन पाया जाता है। हम अन्य अप संगठन के बारे में भी बात करते हैं कि कौन कितना पाया जाता है। तो मीथेन का पता ही है आपको, 60 से 70% मीथेन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है, आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद जो होते हैं 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 1% जो होता है वो अन्य गैसों की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पादप में पुष्पन से संबंधित सही कथन का चयन करें, यानी कि पादप में जो पुष्पन की प्रक्रिया होती है। ये जो क्वेश्चन है ये भी प्लांट वाले से लिया गया है। जो फोटो पीरियोडिज्म है, जो है इंग्लिश में बता रहा हूँ, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है, जहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करना है। ठीक है, डे प्लांट मतलब दिन पादप, रात पादप, दोपहर पादप, इससे लिया गया है क्वेश्चन। तो पुष्पों में संबंधित कथन का चयन करें। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है कुछ पादप को पुष्पन के लिए प्रकाश की नियत कालिता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पन या तो मात्रात्मक या गुणात्मक रूप से निम्न ताप के प्रभावन पर निर्भर करता है। प्रकाश अंधकार अवधि का बोध स्थल तने का शीर्ष होता है और परोह शीर्ष में उत्पादित हार्मोन के कारण पादपों में पुष्पन होता है। तो हमारा कितने हो गए स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट हो गए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो मतलब करेक्ट स्टेटमेंट जो हमारा होगा, पहला होगा करेक्ट स्टेटमेंट, हमने बताया आपको, दूसरा होगा करेक्ट स्टेटमेंट और क्या होगा, चौथा होगा, यानी कि थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। अब हम देखते हैं कि 1, 2, 4 किस वाले ऑप्शन में है। तो 1, 2, 4 जो है वो हमारे सी ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, लिख रखा है कि नामकरण की द्विपद प्रणाली के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछ रखा है। यह क्वेश्चन जो है बायोलॉजिकल द लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव जगत से लिया गया है, जिसमें हम नाम पद्धति पढ़ते हैं, नामकरण पद्धति, उससे लिया गया है। ऑप्शन है जैविक नाम प्रायः लैटिन या लैटिनाइज होता है, या इनकी उत्पत्ति के अपेक्स लैटिन से व्युत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक जैविक नाम का पहला शब्द प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा शब्द वंश का प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो है जैविक नाम का पहला शब्द बड़े अक्षर से आरंभ होता है तथा द्वितीय शब्द का पहला अक्षर छोटे अक्षर से आरंभ होता है, और लेखक का नाम प्रतीकात्मक रूप में विशेष संकेत पद के बाद लिखा जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि सारे ऑप्शन सही है एक्सेप्ट बी को, बी जो है ऑप्शन वो गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसमें वायु पर्तन किया जाता है, यानी कि वायु पर्तन, यानी कि पर्तन एक प्रकार का एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है और लैंगिक प्रजनन का प्रकार है। तो कुछ पादपों के नाम दिए गए हैं और उनमें बोल रखा है कि एरियल यानी कि वायु में मतलब हवा में, किसमें, हवा में करके इसका दाब बनाया जाता है या पर्तन किया जाता है। दाब करके मतलब अलग पेड़ इससे बनाया जाता है, अलग प्लांट का मतलब
अलग पौधे निकाला जाता है। ऑप्शन है चमेली, अंगूर लता, करौंदा और लीची। तो लीची, तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लीची होगा। क्या होगा, लीची होगा। लीची में क्या करते हैं, वायु पर्तन की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, रक्त रक्त समूह ए बी में होता है। रक्त समूह ए बी में पूछ रखा है, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है पूछ रखा है। ऑप्शन है कोई प्रतिजन नहीं होते हैं, कोई प्रतिरक्षी नहीं होते हैं, ना तो प्रतिजन होते हैं ना ही प्रतिरक्षी होते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों होते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई प्रतिरक्षी नहीं होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये ब्लड वाला चैप्टर से लिया गया है। सर्कुलेशन जो है एक प्रकार का, सर्कुलेशन जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उससे आपका लिया गया है, यानी कि ह्यूमन फिजियो का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पादप है जिसमें तंतुमय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों को धारण करने वाली ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन है कैजुआरानाई, एक्वासेटिफोलिया, कैटोरा क्रोटालेरिया जिनसिया, साइकस रेवोलुटा और साइकस एरिटिनम। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैजुआरानाई एक्वीसेटिफोलिया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भैया नाम तो बहुत हार्ड हार्ड है हिंदी में पढ़ने में। अगला जो क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथि किसका रूपांतरण होता है, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होता है। स्तन ग्रंथि किसका रूपांतरण होता है। ऑप्शन है श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, आसु ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है, क्या, स्तन ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पादप निम्नलिखित में से कौन सा पादप पदार्थ संवर्धन माध्यम के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। यानी कि जो पादप के बारे में पूछ रखा है कि पादप पदार्थ संवर्धन में व्यापक रूप में लाया जाता है। ऑप्शन है पाइनस लोंगफोलिया, कोकोस न्यूसीफेरा, बैरोसस फ्लेबेलिफर और साइकस रेवोलुटा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कोकस न्यूसीफेरा इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन श्वसन के उच्च दर को दर्शाता है। मतलब श्वसन के उच्च दर को इनमें से कौन सा दर्शाता है। ऑप्शन है स्थूल कोण उत्तक, पत्ती, सूखे बीज और अंकुरित बीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंकुरित बीज जो होते हैं वो हाई रेस्पिरेशन रेट को दिखाते हैं, यानी कि श्वसन की उच्च दर को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव की छोटी क्षुद्रांत्र में दुग्ध संवाहिनी का प्रमुख कार्य किसका अवशोषण करना होता है। यानी कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया, पाचन तंत्र से। क्वेश्चन है ग्लूकोज और विटामिन। ऑप्शन है ग्लूकोज और विटामिन, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज, जल और विटामिन और वसा और ग्लिसरॉल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है वसा और ग्लिसरॉल का क्या करता है, ये अवशोषण करता है। ठीक है, वसा और ग्लिसरॉल का क्या करता है, ये अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम क्वेश्चन आज का, अल्फा विविधता किसमें उपस्थित जैव विविधता होती है। अल्फा जो विविधता होती है वह किसमें उपस्थित होती है। ऑप्शन है समुदाय के भीतर, समुदाय के बीच, समुदाय की श्रेणी, उपयुक्त में से सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, एक क्वेश्चन छूट गया बीच से, कोई बात नहीं, अगले में कवर कर लेंगे 59 को। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समुदाय के भीतर क्या होती है, अल्फा विविधता पाई जाती है।
साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने हिंदी माध्यम के साथियों के साथ जरूर साझा भी करें। साथ ही साथ अगर वीडियो की थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम होगी या हमारा पढ़ाने का स्पीड यानी कि चाल थोड़ा कम या ज़्यादा होगा तो इसे आप अपने YouTube में दिए गए एक बेनिफिशियरी बटन के द्वारा आगे आप पीछे यानी कि तेज या कम करके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में अपने मूल्यवान जो आपका सजेशन है, जो आपका जो आपका वो है थोड़ा सा निर्णय वगैरह वो बता सकते हैं कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए साथियों।